हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास जिसमें हम कंबाइंड रूप से 9th और 10th जो क्लासें हैं उनमें जो बेसिक तौर पे जो चैप्टर दिया जाता है 9th में, और ये हमारा पार्ट 7 रहने वाला है। अब हमने उससे प्रीवियस वीडियो था उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित कुछ अपवाद थे आवर्त सारणी में, उसके बारे में जाना था, और परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम एक सारणी के माध्यम से पढ़ने वाले प्रथम जो 18 तत्व हैं, उन 18 तत्व जो है उनमें कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन कौन से कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो ये सब इसके अंतर्गत सारणी के दौरान पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में हम समस्थानिक व समभारिका उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखना इसमें जैसे मैंने तत्व है कुछ लिखे हैं, जहाँ इस बोर्ड पे हैं वो तत्व लिख दिए, बाकी जो नहीं है वो आगे हम इसको मिटा के लिख देंगे। जैसे देखना इसको ध्यान से, सबसे पहले तत्व का नाम, प्रतीक, परमाणु संख्या, फिर प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, फिर इलेक्ट्रॉनों का वितरण के कोष, एल, एम और एन कोष में, और उसके बाद में इसकी जो संयोजकता है वो हम देखते चलते हैं। पहले देखो, हमने लगभग 14 तत्व लिखे हैं जो इतने तक आए यहाँ पर। अब इसमें लाइन से हमने लिखे हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, और एल्यूमिनियम के बाद में फॉस्फोरस है, उसके बाद में सिलिकॉन, उसके बाद में फॉस्फोरस है। तो ये हम आगे देखेंगे, सिलिकॉन तक हम देख लेते हैं। उसके बाद में फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, और नियोन जो है वो 10 नंबर पे नियोन है, फिर 18 पे आर्गन है, उसके बारे में वहाँ तक हम देखने वाले हैं। तो देखना, इनके प्रतीक मैंने लिखे हैं। हाइड्रोजन का H, हीलियम Li, Be, Cn, O, F, Ne, Na, Mg, Al, Si। इनके परमाणु क्रमांक लाइन से मैंने लिख दिए 14 तक। परमाणु क्रमांक होते हैं, मैंने बताया कि भाई परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या। यानी इनके जो परमाणु क्रमांक है वही क्या होंगे? इनकी प्रोटॉन की संख्या है वो होने वाली है या होगी। न्यूट्रॉन की संख्या, तो हमने ये भी देखा था हाइड्रोजन के बारे में, ये न्यूट्रॉन विहीन परमाणु है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो न्यूट्रॉन हमने नील दर्शा रखा है। हीलियम है, हीलियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। लिथियम, तो लिथियम जो होता है उसमें 4 न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद में बेरिलियम, तो बेरिलियम में 5 होते हैं। बोरॉन में 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद में कार्बन है, उसमें भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। नाइट्रोजन में 7 होते हैं। और उसके बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन 60 होते हैं। फ्लोरीन में न्यूट्रॉन की संख्या 9 होती है। फ्लोरीन के बाद में नियोन, नियोन में होती है 10, सोडियम में 11, मैग्नीशियम में 12, एल्यूमिनियम में 13, और जो सिलिकॉन है उसमें कितना होता है? न्यूट्रॉन्स जो होता है वो होते हैं 14। तो इस प्रकार हम अच्छे से इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे इसमें देखना, जैसे हमने न्यूट्रॉन की संख्या है उसको यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है, जैसे इसमें इसके अंदर होते हैं 12। सोडियम के अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। उसके बाद में जैसे, चलो फिर से देखते हैं इसको, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नील होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। फिर हीलियम में न्यूट्रॉन्स की संख्या 2 होती है। उसके बाद में हीलियम के बाद में जो होता है लिथियम, उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं 4, और लिथियम के बाद में बेरिलियम, बेरिलियम में होते हैं 5 होते हैं। उसके बाद में बोरॉन में 6 होते हैं। कार्बन में भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। उसके बाद में जैसे नाइट्रोजन है उसमें 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और नाइट्रोजन के बाद में जो अगला आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं 8। उसके बाद में जैसे फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में जो न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है वो होती है
10 होती है, ये ध्यान रखना, इसमें 9th लिख दिया था भूलवश, तो इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं 10। नियोन में न्यूट्रॉन की संख्या 10 होती है, सोडियम में 12 होती है, मैग्नीशियम में भी कितनी होती है, 12 होती है। उसके बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 14 होती है, और सिलिकॉन में भी 14 होती है। तो ये आपको ध्यान रखना, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 14 होती है, और जो सिलिकॉन होता है उसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या 14 होती है। और हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है उसका योग क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होती है। और कोई भी परमाणु है उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं बाह्यतम कोश में उतने ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो दिक्कत थोड़ी इस न्यूट्रॉन में आते हैं, वो आपको याद रखने की आवश्यकता होती है। प्रोटॉन जो होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन की जो संख्या है उसमें कुछ अंतर होता है, कुछ परिवर्तन होता है, वो आपको याद रखना है। अब इलेक्ट्रॉन का वितरण, तो जो हाइड्रोजन होता है उसमें के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में के में 1 और एल में 1, के में 2 एल में 1 होता है। हाइड्रोजन में के में 1, उसके बाद में हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं के कोश में। लिथियम जो होता है उसमें के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम, तो बेरिलियम में के कोश में 2 और एल में 2। बोरॉन, तो बोरॉन में के में 2 और एल में 3 होते हैं। इस प्रकार कार्बन जो होता है उसमें के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी प्रकार जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के के कोश में 2 और एल कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन, इसमें के कोश में 2 एल कोश में 6 होते हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन के कोश में तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, और एल जो कोश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। उसके बाद में फ्लोरीन के बाद में नियोन, नियोन जो होता है उसमें 2 और 8 होते हैं, के और एल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम, तो सोडियम में कितने होते हैं, 2 और 8, और फिर एम नया कोश जुड़ जाता है, तो कितने होते हैं, 2, 8 और 1। उसके बाद में जैसे मैग्नीशियम, उसमें आता है 2, 8 और 2, के एल एम। एल्यूमिनियम में के में 2, एल में 8 और एम में 3 होते हैं। सिलिकॉन जो होता है उसमें के है जो होता है उसमें 2, एल में 8 और एम में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जो इनका एन जो कोश होता है वो खाली रहता है, और उसके आधार पे हम इलेक्ट्रॉन जो है इनकी संयोजकता है उसका निर्धारण कर सकते हैं। जैसे इसका 1 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, संयोजकता 1, इसका पूरा भरा हुआ है देखो तो संयोजकता 0, इसके बाह्यतम कोश में 1 तो संयोजकता 1, इसके बाह्यतम कोश में 2 तो संयोजकता 2, बाह्यतम कोश में 3 तो संयोजकता 3, बाह्यतम कोश में 4 तो संयोजकता 4, इसके बाह्यतम कोश में 5 है तो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 3 आएंगे। इसके बाह्यतम कोश में कितने हैं, 6 हैं, तो 8 में से 6 घटाए कितने आएंगे, 2 आएंगे। इसके बाह्यतम कोश में कितने हैं, 7, तो 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, इसका बाह्यतम कोश भरा हुआ है तो 0, इसमें देखो 1 है तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, इसमें 2 है तो संयोजकता 2, इसमें 3 है तो संयोजकता 3, और इसमें 4 है तो संयोजकता क्या हो जाएगी, 4 हो जाती है। अब हम जो बच गए वो तत्व लिखते हैं। जैसे कुछ तत्व है 3-4 तत्व जो 18 में हमने 14 तक लिखे थे, जो 4 तत्व है वो बच गए थे वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये के कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो दर्शाएंगे, एल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको दर्शाएंगे। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो बात आती है सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में आती है बात फॉस्फोरस। उसका प्रतीक होता है P, और जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है फॉस्फोरस की, 15, और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 15 होती है। यदि परमाणु संख्या है समान तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होती है, 15 ही होगी।
और इसमें जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है 16 और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 15। फॉस्फोरस, उसके बाद में सल्फर, उसका प्रतीक होता है S, इसका परमाणु संख्या होती है 16, प्रोटॉन की संख्या भी होती है 16 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 16 और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी संख्या भी कितनी होती है, 16 होती है। उसके बाद में सल्फर के बाद में आती है क्लोरीन, ठीक है, और क्लोरीन के बाद में आता है आर्गन। क्लोरीन का प्रतीक होता है Cl, आर्गन का प्रतीक होता है Ar। परमाणु संख्या इसकी 17 होती है और इसकी कितनी होती है, 18 होती है। प्रोटॉन की संख्या इसमें 17 और इसमें भी क्या होती है, 18 होती है। तो प्रोटॉन की संख्या हमने लिख दी। उसके बाद में जैसे हम देखते हैं जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो होती है, क्लोरीन होती है उसमें 18 होती है, और ये जो होती है आर्गन, तो आर्गन में जो प्रोटॉन पाए जाते हैं उनकी संख्या पाई जाती है 22। कितनी होती है, 22। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितनी प्रोटॉन होंगे वही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। फिर बात आती है के कोष। तो हमने पता है जो के कोष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हमें 15 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 2, 8, 10 और इसमें कितने हो जाएंगे, 5। और ये क्या होगा, खाली। इसमें देखो 2, 8 और 6 और ये n क्या होता है, खाली होता है। इसमें देखना 2 के कोष में 2, L में 8 और जो M होता है उसमें होता है 7 और N होता है खाली। और जो आर्गन होता है उसमें K में 2 होता है, L में 8 होता है और M जो होता है उसमें भी कितने होते हैं, 8, और ये N जो कोष होता है वो होता है खाली पाया जाता है। अब बात आती है इसकी संयोजकता की। अब देखना इसकी संयोजकता किसकी, जो फॉस्फोरस होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है। तो इनकी संयोजकता जो है वो 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। 8 में से 5 के कितने आ गए, 3 आ गया और 5 भी कई बार ये संयोजकता प्रदर्शित करता है। अब बात आती है सल्फर की। तो सल्फर में देखो 8 में से 6 गए, कितने बचे, 2। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। अब बात आती है क्लोरीन की। तो क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 है तो 8 में से 7 गए 1 और इसका पूरा भरा हुआ तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम जो है वो इस सारणी के द्वारा संयोजकता जो है उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समस्थानिक व समभारिक। अब समस्थानिक व समभारिक होते क्या हैं, उसके आधार पे हम इनके जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ इनका उपयोग किया जाता है वो सब हम आगे इस पॉइंट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो अब अगला हमारा आइसोटोप यानी समस्थानिक। तो समस्थानिक किसे कहते हैं वो सब हम पढ़ेंगे। तो अगला हमारा पॉइंट होगा समस्थानिक। जिसको सामान्यतः आइसोटोप कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, एक ही तत्व के, यानी तत्व क्या होना चाहिए, एक ही तत्व के परमाणु, ठीक है। एक ही तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। परमाणु संख्या समान होती है
तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। यानी जिनकी परमाणु संख्या क्या हो, समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो प्रकृति में 3 रूपों में पाया जाता है, 1H1, 1H2 और 1H3। ये होता है प्रोटियम और ये होता है ड्यूटेरियम और ये होता है ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसको डी से भी लिखते हैं और इसको टी से लिखा जाता है। अब इसमें देखो, इसमें परमाणु संख्या समान है तीनों की, इधर देखो, और द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है, इसलिए क्या हो गया, आपस में समस्थानिक हो गए। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। इसी प्रकार जैसे कार्बन जो है वो प्रकृति में 2 रूपों में होता है, एक तो होता है 6C12 और एक होता है 6C14। 6C12 होता है तो इसमें देखो ये क्या आपस में समस्थानिक है। इसमें एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न है, इसलिए क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो इस प्रकार ये 2 उदाहरण हमने इसमें देखे। फिर जैसे हम तीसरा एक उदाहरण और देखते हैं, जो थर्ड उदाहरण हम लेते हैं वो हम क्लोरीन का उदाहरण लेते हैं। जैसे ध्यान से देखना, 17Cl35 और 17Cl37। ठीक है, ये हमने 2 उदाहरण ले लिए, 17Cl35 और 17Cl37। ठीक, अब देखना इसमें प्रकृति में जो क्लोरीन है जहां भी मिलता है वो दोनों का सम्मिलित रूप पाया जाता है और ये समस्थानिक के रूप में प्रकृति में उपलब्ध होता है, प्रकृति में पाया जाता है। कौन, क्लोरीन का समस्थानिक। इसमें देखो ये 17Cl35 और 17Cl37 जो होते हैं वो 3:1 में सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं। प्रकृति में 3:1 में ये सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं। अब देखना इसका द्रव्यमान, इसलिए इसका जो सामान्यतः द्रव्यमान जो है वो कितना मान लिया जाता है, 35.5 यूनिफाइड माना जाता है। अब यदि हम इस समस्थानिका का द्रव्यमान निकालें तो कितना हो जाएगा, 35 यूनिफाइड, और इसका कितना हो जाएगा, 37 यूनिफाइड। लेकिन ये जो समस्थानिक है वो जो प्रकृति में मिलता है तो प्रकृति में ये दोनों समस्थानिक आपस में सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं। अतः जब इसका द्रव्यमान निकालते हैं तो इसका 35 यूनिफाइड और 37 यूनिफाइड नहीं माना जाता है, तो इसका ये 3:1 में उपस्थित होते हैं। 35 और जो 37 वाले हैं वो कितने अनुपात में व्यवस्थित होते हैं, 3:1 में व्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं वो देखते हैं। अब देखना इसमें 3 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं और 1 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं। 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ध्यान से देखना, चलो इसको इधर लिखते हैं, ये 17Cl35 और ये है 17Cl37। ये 3:1 में उपस्थित होता है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 35 × 3/4 75/100, ठीक, प्लस 37 × 25/100, ये 1/4 हो गया। अब देखो ऐसे हो गया 3/4:1/4, ठीक है। तो अब इसको हल कर लो, देखो ये 4 हो गया और ये क्या हो गया, 1, तो 3:1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको अब काट दो, देखो 401 और
400। तो कितना हो गया 35 इंटू 3/4 प्लस 37/4। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखना इसमें आगे, इसको हम हल करते हैं। 35 170 और 105 हो गए, 105/4 और 37/4 लिख सकते हैं। अब देखो इसका लघुत्तम आएगा 4, तो 105 और 137 कितने होते हैं 1 और 42 142। और जब आप इसको हल करते हो 4 × 12 और बच गए 2, 4 × 20 और 5, तो कितना आ गया 35.5 यूनिफाइड। तो इस प्रकार जो क्लोरीन है वो समस्थानिक के रूप में 17Cl35 और 17Cl37 के रूप में उपस्थित होता है, और इसका जो परमाणु भार है वो 35.5 यूनिफाइड माना जाता है, क्योंकि ये दोनों जो समस्थानिक है वो प्रकृति में सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं या एक साथ पाए जाने के कारण इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है समस्थानिकों का उपयोग। समस्थानिकों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहले यूरेनियम का जो समस्थानिक है, यूरेनियम समस्थानिक का यूज जो होता है परमाणु भट्टी में होता है। परमाणु ईंधन मान लो या परमाणु भट्टी में। ठीक है, परमाणु ईंधन या परमाणु भट्टी में इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में सेकंड इसका उपयोग आपको ध्यान रखना है, आयोडीन 131 समस्थानिक होता है। ठीक है, कौन सा? आयोडीन 131। इस समस्थानिक का उपयोग जो आयोडीन की कमी से रोग होता है घेंगा, जिससे थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, तो इस घेंगे के रोग के उपचार के लिए आयोडीन 141 समस्थानिक जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। एक होता है कोबाल्ट 60 समस्थानिक। इस कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग जो है वो कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैंसर के उपचार में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 7 जो समस्थानिक है इसका उपयोग किया जाता है। कैंसर रोग है उस रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। अब अगला जो हमारा पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे समभारी। समभारी क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं, उसके जस्ट उल्टे होते हैं, जस्ट विपरीत होते हैं। समभारिक है वो समस्थानिक के उल्टे होते हैं। तो अगला आता है समभारिक। समभारी क्या होते हैं? ध्यान से पढ़ना है, इसको देखना। एक ही तत्व है, वही वैसे तत्व है या एक ही तत्व है जिनकी परमाणु संख्या, वैसे तत्व है जिनकी परमाणु संख्या, ठीक है, अलग अलग हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारी कहलाते हैं। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? जिनकी समान होती है, क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। जैसे 20 कैल्शियम 40, 20 कैल्शियम 40 और 18 आर्गन 40। ये दोनों के आपस में समभारिक हैं।
इनके देखो परमाणु संख्या तो अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है, इसलिए क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक नाम आया समभारिक। तो समभारिक का यदि हम अर्थ लें तो समभारिक का अर्थ होता है समान भार वाला, समान भार वाला। ठीक है, समान भार वाला इसका क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका परमाणु भार कितना होता है, 40 यूनिफाइड होता है, और इसका परमाणु भार भी कितना होता है, 40 यूनिफाइड होते हैं। इसलिए समभारी को हम समान भार वाला क्या हम बोल सकते हैं, परमाणु बोल सकते हैं या तत्व बोल सकते हैं, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समान भार वाले दो तत्व, यानी वे तत्व जिनके भार या परमाणु भार क्या हो, समान हो, समभारिक कहते हैं। तो उसको हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ इसमें देखो नाम आया भार, तो भार का मतलब क्या है, परमाणु भार, जिसको हम बोलते हैं यूनिफाइड में। जैसे कैल्शियम जो होता है उसका परमाणु भार कितना होता है, 40 यूनिफाइड होता है, और आर्गन जो होता है उसका परमाणु भार भी कितना होता है, 40 यूनिफाइड होता है। तो इस प्रकार हम समभारी का उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज का ये जो हमारा वीडियो रहा, तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि समस्थानिक व समभारिक क्या होते हैं, और एक सारणी के माध्यम से हमने प्रथम जो 18 तत्व हैं उन 18 तत्वों को, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है, प्रतीक है, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या है, और इलेक्ट्रॉन का वितरण के कोष, एल कोष, एम कोष, एन कोष, और जो इनकी संयोजकता है उसके बारे में हमने अच्छे से जाना। तो इस प्रकार इस वीडियो के साथ हमारा ये जो चैप्टर की संरचना वो कंप्लीट होता है, और आगे हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं।